अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कानून का बुनियादी उसूल है कि जो रियासती ताकतें हैं इनको अलग अलग होकर अपने अपने दायरे में काम करना चाहिए, और जब ये किसी नुक्ते पर आमने सामने आ जाएं तो फिर आइन में बड़ा वाज़े है कि पार्लियामेंट सुप्रीम होगी। जी हाँ, पार्लियामेंट सुप्रीम होगी। मेरा आज सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि क्या हमारी पार्लियामेंट सुप्रीम है? ये सवाल उस वक्त मेरे जहन में आ रहा था जब दोपहर में ये खबर आई कि पीटीआई के गिरफ्तार मेंबरान के लिए पार्लियामेंट लॉजिस को सब जेल करार दिया गया है। अब ये फैसला सुप्रीम ईवान के सुप्रीम सियासतदानों ने करना है कि आखिर पार्लियामेंट सुप्रीम है या सब जेल। मुल्क में सियासी तल्खियाँ इस इंतहा पर पहुँच चुकी हैं कि महज एक जलसा करने पर पहले उजलत में एक कानून पास किया गया कि वक्त पर जलसा होगा, फिर इस कानून की खिलाफ वर्जी यानी वक्त पर जलसा ख़त्म ना करने पर तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को ईवान की हुदूद से खींच कर गिरफ्तार किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस अमल को बुरा माना और सार्जेंट असम्बली समेत कुछ सिक्योरिटी एहलकारों को मुअत्तल किया। लेकिन दूसरी तरफ कौमी असम्बली के डायरेक्टर जनरल मीडिया ज़फ़र सुल्तान ये फरमाते हैं कि गिरफ्तारियों का स्पीकर कौमी असम्बली को बताया गया था। याद रहे कि रूल्स के मुताबिक स्पीकर की इजाज़त के बगैर किसी मेंबर को असम्बली के अहाते से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यहाँ पर स्पीकर के डबल रोल पर सवाल उठ रहे हैं कि वो गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। अब 16 रुकनी एक कमेटी भी बनाई जो गिरफ्तारियों की जांच पड़ताल कर रही है और प्रोडक्शन ऑर्डर्स के ज़रिए गिरफ्तार मेंबरान को ईवान में भी बुलाएगी, और आज उन्हें पुलिस हिरासत में कौमी असम्बली बुलाया गया। ये हो क्या रहा है? नाजरीन, पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार करने वाले एहलकार और अफसरान कैमरों में साफ साफ नज़र आ रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहे तो वो अहकामात जिन्होंने पार्लियामेंट की बेतौकीरी की। अगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो वो कौमी रहनुमा जो सिविलियन बालादस्ती की जंग लड़ते लड़ते आज यहाँ तक पहुँचे, लेकिन आज कुछ करने से कासिर हैं। लिहाजा पार्लियामेंट की बेतौकीरी तो हुई। पार्लियामेंट के अहाते से गिरफ्तारियों पर स्पीकर का एक्शन नज़र आ रहा है। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो वो इजाज़तनामा नज़र नहीं आ रहा जिसके बगैर ये गिरफ्तारियाँ मुमकिन हुई। लिहाजा पार्लियामेंट की बेतौकीरी तो हुई। पार्लियामेंट के अहाते से गिरफ्तारियों पर सियासतदानों के आंसू तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो मजबूरी दिखाई नहीं दे रही जिस पर खुलकर बोल भी नहीं सकते। लिहाजा पार्लियामेंट की बेतौकीरी तो हुई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इन गिरफ्तारियों की मजम्मत तो की, लेकिन तोपों का रुख निशाने से बदलकर जाती उमरा की तरफ कर दिया। वज़ीर आज़म तो खामोश रहे ही रहे, लेकिन पार्लियामेंट की इस बेतौकीरी पर मियाँ नवाज शरीफ जैसा बड़ा लीडर ये क्यों चुप हैं, जो कई बार खुद पार्लियामेंट की बेतौकीरी का निशाना बने, जिन्होंने सिविलियन बालादस्ती की जंग लड़ी है। सियासतदानों के अपने ही ईवान की तकरीम पर क्या ये खामोशी दुरुस्त है? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका। मियाँ साहब, सबसे पहले मेरा सवाल कि पार्लियामेंट के अहाते में कतई नज़र इसके कि वो पीपल्स पार्टी के लोग थे, कौन लोग थे, लेकिन हमें ये पता है कि वो सियासतदान थे। आप भी एक सियासतदान हैं। क्या जो रवैया उनके साथ अपनाया गया, जिस तरह पार्लियामेंट से उनकी गिरफ्तारियां की गई, क्या आप इसकी मजम्मत करते हैं मियाँ साहब? देखें, कौन सा सियासी वर्कर होगा सियासी अप्रोच रखने वाला, सियासत में आइन कानून की बालादस्ती पे यकीन रखने वाला, जो इस फेल की मजम्मत नहीं करेगा। यकीनन मजम्मत हर कोई कर रहा है, करनी भी चाहिए, मगर मैं शाजिया हमेशा ये बात करता हूँ कि ये क्या तरीका है कि जो इसका बीज बोता है उसको कोई देखता नहीं, जो काट रहा होता है उसको देख रहे होते हैं। आप ये देखें कि ये बेतौकीरी आज हुई है। ये बेतौकीरी उस वक्त नज़र नहीं आई जब 4 सालों में एक ऑफिसर जो हैं स्पीकर चैम्बर में मौजूद होते थे और असम्बली का तमाम बिज़नेस जो है वो मॉनिटर किया करते थे। यहाँ तक कि
बिल उनकी मर्ज़ी के बगैर जो है टेबल नहीं होता था, पास नहीं होता था। आज हाँ ठीक है, मैं और आप बात कर रहे हैं कि क्या ये बेतौकीरी नहीं है, क्या ये अदम तहफ़्फ़ुज़ नहीं है पार्लिमान के लोगों को, इस पे कमेटी बनी है, बड़ा अच्छा हुआ है। मगर मुझे अच्छा चले एक और चीज़ बताएं, क्या स्पीकर की मर्जी के बगैर ये गिरफ्तारियां पार्लियामेंट के हाथे से, क्या रूल्स के मुताबिक स्पीकर की मर्जी के बगैर ये गिरफ्तारियां हो सकती हैं? आप तो ज़्यादा जानते हैं। नहीं देखें, रूल में तो उनकी मर्ज़ी के बगैर मुमकिन ही नहीं है। हाँ। कानून के मुताबिक तो ये मुमकिन ही नहीं है। मगर मुझे ये बताएं कि जो असद कैसर साहब, अगर मैं और आप इस चीज़ का रोना रोएं तो वो तो समझ आता है, मगर असद कैसर अगर इस पे कहें मैं मजम्मत करता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस है, ये बेख्तियार स्पीकर हैं, तो वो तो ख़ुद स्पीकर रहे हैं। तो जो मैं बात कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ कि 4 साल उनके चैम्बर में बैठ के बाकायदा वो ये कह लें कि स्पीकर बाद में आते थे, वो पहले मौजूद होते थे, तो वो बाइख्तियार थे या स्पीकर बाइख्तियार थे? इसका भी ज़रूर कमेटी बननी चाहिए। मैं ये बात कोट क्यों कर रहा हूँ? इसलिए नहीं कर रहा कि ये कुछ जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ। हाँ। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि भाई आप रास्ते खुद बनाते हैं और उन रास्तों पे चल के फिर लोग आते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ कि क्या 4 साल जो एक पेज था, उस वक्त आइन कानून की बालादस्ती का किसी को कोई फिक्र नहीं था। उस वक्त एक पेज जो था उसमें आज कहा जाता है कि पार्लियामेंट के अंदर से अरकान असेंबली को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या हम अरकान पार्लियामेंट नहीं थे जब हमें गिरफ्तार किया जाता था? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल की गलतियां आज जो हो रहा है उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। आप बात कर रहे हैं एक पेज की, कल एक पेज था, किसी को आइन और कानून की बालादस्ती की कोई फिक्र नहीं थी। एक पेज आज भी है जिसका बरमला एतराफ़ करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के अस्करी और सिविल क़यादत जो है वो बिल्कुल एक पेज पर है। तो अगर आज भी ये सब कुछ हो रहा है तो क्या फिर हम आज भी ये समझें कि आज का भी जो एक पेज है उसमें भी कानून और आइन की कोई बालादस्ती नहीं है? नहीं शाजिया, मैं पहले भी 1-2 दफ़ा आपसे ये कह चुका हूँ कि 2018 का एक पेज था, उसमें तमाम अदारों समेत मीडिया का बहुत सा हिस्सा भी उस पेज का हिस्सा था। आज आप अगर दफाई अदारे के हवाले से बात करती हैं तो एक अदारे के साथ अच्छा रिलेशन अपनी जगह, मगर क्या बाकी पेज आपको नज़र आता है जो 2018 में नज़र आता था? बात ये करें, आप ये सवाल करें आप कि आप जब ये बात करती हैं कि उस वक्त भी एक पेज था, आज भी एक पेज है बकौल प्राइम मिनिस्टर के, तो मैं उसमें वजाहत करना चाहता हूँ ये कि 2018 में वाक़यातन एक पेज था जब आप किसी पे हेरोइन, किसी पे मंशियात डाल देते थे और उसको गिरफ्तार कर लेते थे। उस वक्त इंसाफ हम करने वाले मरवत साहब की बात सुनी होगी, उनकी बड़ी ज़बरदस्त आज की ये बात थी। उन्होंने कहा कि माजी में वो खड़े होके असम्बली में कह रहे थे, आप लोगों की तरफ इशारा करके, नून लीग की तरफ, हुकूमत की तरफ, बेंचेस की तरफ, कि माजी में इनके साथ जो हुआ, जो मरियम बीबी के साथ हुआ, जो राना सनाउल्लाह के साथ हुआ, जो ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ, उस वक्त ये सब कुछ जनरल फैज़ के ज़ेर असर अगर हो रहा था, ईवान उस वक्त भी कमज़ोर था, ईवान आज भी कमज़ोर है। मतलब कि उनको अदराक है कि जो माजी में आप लोगों के साथ भी हुआ वो गलत था, उसको ठीक नहीं कह सकते। लेकिन बात यह है कि आज भी जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। शाजिया, अगर हौसले से मेरी बात हो लेने दें तो मैं वही बात करना चाह रहा हूँ जो आप कह रही हैं सवाल की शक्ल में। जी। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उस वक्त शेर अफजल मरवत असम्बली का हिस्सा नहीं थे। हाँ। उस वक्त जो करवा रहे थे, अगर उनकी ज़बान से यही बातें आप सुने तो मुझे अच्छा लगे। आप ये देखें कि जनरल फैज़ हमीद का जो ज़िक्र शेर अफजल मरवत कर रहे हैं, क्या जो उस वक्त करवा रहे थे उनमें से कोई असम्बली में है? अगर ये शाह महमूद कुरैशी बात करें, ये इमरान खान बात करें, तो मुझे समझ आती है कि उस वक्त भी क्योंकि ये करवा रहे थे
और हो रहा था इनकी ख्वाहिश पे, तो आज ये नदामत से बात कर रहे हैं, तो मुझे होए कि ये इनमें कोई तब्दीली आई है। भाई जो बात कर रहे हैं वो तो हिस्सा ही नहीं थे उस असेंबली का। और फिर मुझे ये बताएं कि अगर तो फ़र्क आ गया है तो फिर भी मैं मान लूँ कि इमरान खान आज भी पॉलिटिकल फोर्सेस से बात करने की बजाय आज भी वो बात कर रहे हैं कि मैं जो मुझे 2018 में लेके आए थे उन्हीं से बात करूँगा। आज वो मजम्मत कर रहे हैं जनरल फैज़ के किरदार की, आज वो मजम्मत कर रहे हैं जो साकिब निसार की। हुआ वो तो कह रहे हैं, नहीं आप कह रहे हैं ना कि वो उन्हीं से बात करना चाहते हैं। वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के दरवाजे बंद, किसी से कोई बात नहीं होगी, धोखा किया इन्होंने हमारे साथ। ये भी गलत बात है, ये भी गलत बात है। कैसे? वो बार बार उसी जगह बात करेंगे जिनको मीर जाफ़र मीर सादक कहते थे जलसों में, तो अगले दिन रात को आरफ अलवी के ज़रिए उन्हीं से भीख मांगते थे दोबारा इक़्तिदार की। ये आपको इल्म नहीं है? उन्हीं को दोबारा एक्सटेंशन देने की बात करते थे। कैसे हम मान जाएं कि आज वो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है, तो पहली बातें जो अमलन करते रहे हैं वो गलत थी? क्या आज वो फिर से बात नहीं कर रहे कि अली मीन गंडापुर जो बात कर रहे हैं मैं उसके पीछे खड़ा हूँ, भले वो सहाफ़ियों की ख़वातीन की बेइज्जती करें, मैं उसके पीछे खड़ा हूँ। 3 दिन बाद आज उसकी अफसोस का इजहार कर रहे हैं, मजम्मत फिर नहीं कर रहे, आज भी वो बात कर रहे हैं। मुझे ये बता दे कोई कि क्या आप उस शख्स को बार बार कोट करेंगे कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? ओ भाई, आज भी इंसाफ फ्राहम करने वाले अदारों का लाडला है वो। कभी हमारे वक्त में ये हुआ था कि मेरे पे गद्दारी का जो मुकदमा हुआ, किसी ने कहा था अदालतों में कि ये एक ड्रामा रचाया गया है या एक मफरूज़े पे मबनी कहानी बनाई गई है, इसको गिरफ़्तार करके ले आए? उस वक्त के चीफ जस्टिस जो थे कासिम खान, जो लाहौर के चीफ जस्टिस थे, मुझे उनकी अदालत में पेश किया गया और शाज़िया यकीन करें कि उन्होंने वो कुछ मीडिया सारा बुलाया हुआ था, वो कुछ मेरे बारे में कह दिया कि मुझे ये अंदेशा था कि इस कोर्ट से बाहर निकलूँगा तो लोग मुझे संसार कर देंगे। जिस तरह अंदर बैठ के वो भाषण दे रहे थे कि अभी तक तुम जिंदा हो, तुम्हें तो संसार कर देना चाहिए, तुम मुल्क दुश्मन हो। तो आज इमरान खान की जान को खतरा है। पीटीआई भी आज ये बात कर रही है कि अंदर इमरान खान की जान को भी खतरा है। मुझे सिर्फ एक चीज़ समझा दें, यहाँ पर इदारों की ईंट से ईंट बजाने की बात की गई। यहाँ पर जनरल बाजवा, जनरल फैज़ जब वो आर्मी चीफ थे, जब वो DGI थे, उन पर खुलेआम सरेआम तनकीद की जाती थी, जलसे होते थे। ऐसा पीटीआई के जलसे को लेकर इतना खौफ क्यों था कि रातों रात कानून पास किया गया, टाइमिंग्स लागू की गई? क्या जलसों की भी टाइमिंग्स हुआ करती हैं? ये जलसे आप लोग भी करते हैं, करते रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी करती है। इतना भंचाल क्यों आ गया एक जलसे से? नहीं जी नहीं, आपको जितना भंचाल आया हुआ है वो ना जाहिर करें, मेरी बात सुनें। सर मुझे क्यों आने आप सर? जो बात कर रही हैं, आपको भंचाल आया हुआ है, आप अगले की बात ही नहीं सुन रही। मैंने सवाल और पूरा आप जो नहीं ठहरे हैं, मेरी बात सुने। आप मुझे बताएं कि जो आप बात कर रही हैं कि हम लोग जिक्र किया करते थे उस वक्त के इंटेलिजेंस अदारों के सरबराह का या उस वक्त के आर्मी चीफ का, क्या हमारे साथ उस वक्त जो कुछ हो रहा था वो आज हो रहा है? और क्या उसके जवाब में हमने कभी 9-10 मई करने का तसव्वुर किया था जो इन्होंने करके दिखा दिया? फिर मुझे ये बताएं, क्या हमने मीर जाफ़र मीर सादक के अलकाब उनको दिए थे? हमें दिए गए, हमें मोदी का यार कहा गया, हमें सिसिलियन माफिया कहा गया, मगर उसके जवाब में कभी हमने अदारों पे दबाव इस तरह डाला था जो आज किया गया? फिर मुझे ये बताएं। और मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ शाज़िया कि दुनिया भर में जहाँ कहीं, और ये बात आपसे मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे आप इस चीज़ का ये सवाल है मेरा आपसे कि दुनिया भर में जहाँ बगावत होती है, अगर वो बगावत कामयाब हो जाए तो वो बागी अपने या तो मकासद हासिल कर लेते हैं जो भी उनके हों, या वो रियासत टूट जाती है। अगर वो बगावत नाकाम हो जाए तो उन बागियों को मार दिया जाता है।
ये बात दुरुस्त है? जी, तो यहाँ आज कौन बगावत कर रहा है? ये बात दुरुस्त है? हाँ हाँ बिल्कुल दुरुस्त है। आप रुक जाए ना, अब रुक जाए ना, रुक जाए। जी जी ये बात दुरुस्त है जी। अब आ जाएं कि क्या 9-10 मई को अदारों के अंदर बगावत नहीं करवाई गई और किसी हद तक वो बगावत कामयाब नहीं हुई? और आप मुझे ये बताएं कि उन बागियों के खिलाफ 1.5 साल के अंदर रियासती अदारों ने या रियासत के कानून ने क्या अमल किया? नंबर 1। नंबर 2, जमहूरियत दुनिया में होती है, जिस तरह आप मुझे कह रही हैं कि क्या जलसों की टाइमिंग होती है, आप ठीक कह रही हैं, जलसों की टाइमिंग नहीं होती। जलसे शुरू होते हैं, देर तक जारी रहते हैं, ये हकीकत है, दुनिया भर में हम भी करते रहे हैं। बिल्कुल। मगर मुझे ये बताएं कि जहां दुनिया भर में जमहूरियत है वहां कभी पुरतशद्दद एहतजाज हुआ है? और जहां हुआ है क्या वो रियासतें टूटी नहीं है उसके नतीजे में? और क्या पाकिस्तान में जहां कहीं जब एहतजाज हुआ है, क्या इस तरह पुरतशद्दद एहतजाज हुआ है जिस तरह पीटीआई कर रही है? और क्या ये कवानीन जो बने हैं, इसके बाद एक सेकंड, इसके बाद नहीं पहले मेरी सुने, इसके बावजूद जो कवानीन का आप जिक्र कर रही हैं, आप मुझे बताएं 11 सितंबर 2022 को जो सूबे की सरकार, खैबर पख्तूनख्वा की सरकार सरकारी वसाइल से हमला आवर हुई थी इमरान खान की क़यादत में इस्लामाबाद पे, उस वक्त जो कुछ हुआ था सुप्रीम कोर्ट का आर्डर मौजूद था, उसके होते हुए उसकी वायलेशन हुई थी? क्या आप उसके बाद कोई एक्शन अदालत की तरफ से तौहीन अदालत का लगा? नहीं लगा। क्या हमने सुप्रीम कोर्ट पे हमारे पे इल्ज़ाम है कि इन्होंने हमला किया था? क्या हमारे लोगों पे एक सेकंड, क्या हमारे लोगों पे एफआईआर हुई? हमारे लोगों को सजाएं हुई? ओ भाई, ये लाडला है, ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला करे, ये हाई कोर्ट पे हमला करे, ये जुडिशियल कम्प्लेक्स पे हमला करे, आज तक इस पे एफआईआर नहीं, आज तक इसको सजा नहीं दी गई। क्या पीटीआई ने मना किया है कि 9 मई अगर हमने किया है, अगर हमारे लोग शामिल है आप उनको सजा दें? नंबर 1, पीटीआई ने तो नहीं मना किया, वो तो कहते हैं ओपन आप इसका ट्रायल करें, आप इस पर जुडिशियल कमीशन बनाएं, आप जो सामने आते हैं आप उसको सजा दें। नंबर 1। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं पुरतशद्दुद है, जो पिछले इतवार का जो जलसा था उसमें किसने ये पुरतशद्दुद किसने बनाया? रास्ते किसने बंद किए? कंटेनर्स किसने लगाए? एक तरफ आप इजाज़त दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप रास्ते बंद कर रहे हैं। जब आप कियोस्क क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, लोगों को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना था? सर मुझे एक जवाब दे देना। आते, जलसा करते, तकरीरें करते, अपने अपने घरों को जाते। उन्होंने कोई धरने का तो ऐलान नहीं किया था, धरना दे के तो उन्होंने नहीं बैठना था। सर क्या करना था उन्होंने? ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेते? अब आपका सवाल भी जब मेरे जवाब से लंबा हो तो मुझे इतनी तो इजाज़त दे दिया करें कि मैं आपके सवाल जितना टाइम ले लूं, ये तो इजाज़त देना प्लीज़ प्लीज़। अब आप जो बात कर रही हैं कि जो रुकावटें खड़ी की गई नहीं करनी चाहिए थी, मैं ये कहता हूं, मगर मुझे ये बताएं कि 26 नंबर जो चुंगी है उस पर हमला किसने किया था उसी दिन? ये बता दें आप। मैं आपको बताती हूं। 8 सितंबर को जो उनका जलसा था। जी, क्योंकि वो आगे जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि कह रहे थे कि आपका 3 घंटे का वक्त है, 3 घंटे का वक्त खत्म हो गया है। ये आप बात गलत कह रही हैं, ये आपके मालूमात ही गलत हैं, और अगर मालूमात गलत की बुनियाद पे आप बात कर रही हैं तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? आप बताएं। और अगर दानिस्ता तौर पे बात कर रही हैं, मैं आपको बताता हूँ, एक रोड मैप उनके साथ डिस्कस करके बनाया गया था कि इस रूट से आप आएंगे, वो उस रूट से हट के दूसरे रूट से जाने की ख्वाहिश या कोशिश कर रहे थे, जिस पे उन्होंने पथराव किया, और फुटेज मौजूद है। मुझे किसी की वकालत करना नहीं है, मुझे किसी पे इल्ज़ाम लगाना नहीं है, आप फुटेज से देख लें कि किन्होंने वो पथराव पहले किया और उसके जवाब में पुलिस ने शेलिंग की। ये आपके इल्म में होना चाहिए। जब आप बात करती हैं तो फिर आपके पास प्रूफ होना चाहिए। दूसरी बात, मुझे ये बताएं सर कि ये जो कानून आप कहते हैं रातों रात बना, क्या ये कानून किसी एक जमात के लिए रहेगा या सब के लिए रहेगा? अब वजह क्या है, मैं इसको क्यों सपोर्ट करता हूँ इस कानून को? मुझे कभी भी
सियासी जमातों पे पाबंदियाँ, जलसे जुलूसों पे पाबंदियाँ लगाना कभी भी मुनासिब नहीं लगा। और मैं अपनी जमात के अंदर भी खड़े होके हुकूमत का हिस्सा हूँ तो तब भी बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ। मगर मुझे ये बताएं कि क्या आप इस्लामाबाद को माफ़ नहीं कर सकते? आप डी चौक जो आपने दिखा दिया, उससे पहले मेरे जैसे लोगों को डी चौक का पता ही नहीं था कि डी चौक होता कहाँ है। मगर आपने 2014 में जो मुतारफ़ करवाया डी चौक, अब किसी ने 10 बंदों ने भी एहतजाज करना हो, अपने मसले का बयान करना हो, वो कहता है डी चौक जाएं। आप देखिए रेड जोन है, दुनिया भर के सफारतकार आपके पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अदम तहफ़्फ़ुज़ का जब वो शिकार होंगे, आपकी अदलिया वहाँ मौजूद है, आपकी पार्लियामेंट वहाँ मौजूद तो है। अब ये कानून फिर अब हर एक पे लागू होगा, वक्त का रूट मुतय्यन होगा, सबके लिए होगा, सब पार्टी के लिए होगा। एक सेकंड शाजिया ना करें इस तरह, एक सेकंड ठहर जाएं। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, जो कानून बनता है वो शाजिया के लिए बनता है या जवेद लतीफ़ के लिए भी होता है? कानून तो सबके लिए, जब कानून बन जाए, जिसको आप कानून कहते हैं, जब तक वो कायम रहता है सब पे। एक सेकंड ठहर जाएं, अब इस पे भी आ जाएं। जो टाइमिंग मैटर करती है ना, तो फिर आपका जो वसब है, आपके अंदर का जो बुग़्स है, आपकी जो करतूत हैं, वो बता रही होती हैं कि आपने करना क्या है, वो आप करके दिखा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि एक सूबे का वज़ीर आला जब खड़ा होके जलसा आम में अदारों को गालियां दे रहा होगा, जब वो ये कह रहा होगा कि मैं खारजा पॉलिसी भी सूबे का जो वज़ीर आला है वो ख़ुद बना रहा होगा, वो बगावत पे उकसा रहा होगा, वो बगावत के लिए ज़ेन साजी लोगों की कर रहा होगा, तो उससे कुछ बैद है। ठीक है, कुछ बैद है। बिल्कुल बिल्कुल। जो बात उन्होंने गलत की, जो मामलात खारजा पॉलिसी से रिलेटेड हैं, वो खारजा मामलात उधर ही देखने चाहिए। हर सूबे के साथ ज़ाहिर है किसी मुल्क की सरहद लगती है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि पंजाब और सिंध जो है वो इंडिया के साथ अपने मामलात देखें, बलूचिस्तान अपना देख ले, कि ऐसा नहीं हो सकता। जो बात गलत है हम उसको ज़ाहिर है उसको कंडेम ही करेंगे, उसकी मज़म्मत ही करेंगे। दूसरी बात ये, कल अगर जरदारी साहब ने ईंट से ईंट बजाने की बात की थी, वो उन्होंने गलत की थी। अगर आज अपने मुल्क के इदारों पर हमला कोई कर रहा है, कोई बात कर रहा है, आज भी गलत कर रहा है। माजी की गलतियाँ अगर आज कोई दोहराएगा, हम उसको सही नहीं कह सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। एक आखिरी सवाल करना चाहती हूँ मैं आपसे। आपके स्पेशली आज मैंने एक वो आर्टिकल भी था और एक FIR मेरे पास आई थी, उसके रिलेटेड मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि शेखुपुरा में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में खबरें हैं कि बोगस बिल बनाकर ठेकेदारों ने लगभग 40 करोड़ का जो है ना फ्रॉड किया है। कितनी हकीकत है इसमें सर? या आपके शहर का सब बात है, इसलिए आपसे सवाल कर रही हूँ। मैं वैसे शाजिया इस पे बात नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा शहर है, मगर मजबूरी ये है कि जो फिगर है ये गलत है जी। ये 40 करोड़ नहीं है, ये 40 अरब है। 40 अरब। और मैं बिल्कुल जी बिल्कुल। और इसमें एक जो मास्टरमाइंड है, बदकिस्मती देखें, वो सलीम बाजवा जो है, जो अरबों रुपया खा गया एक क्लर्क, और जिसके एसेट जो हैं अब भी 20-25 अरब के हैं। बदकिस्मती देखें कि एहतसाब के अदारे कहाँ हैं। हमें तो मनी ट्रेल पूछी जाती है, मगर इन लोगों को कोई मनी ट्रेल नहीं पूछेगा। और ये PTI के दौर में ये घपला हुआ, आज आके पकड़ा गया है। मगर बदकिस्मती से मैं ये समझता हूँ कि ये पकड़ा या इसका समरात या इसका नतीजा तब हम मानेंगे। और मैं अपनी हुकूमत में दौरे हुकूमत की भी ये बात कर रहा हूँ। ये जो आप जनरल फैज़ हमीद का सिरा पकड़ते हैं तो दूसरे सिरे तक नहीं जाते। आज अगर आप ये 40 अरब का सिरा पकड़ रहे हैं तो आप सलीम बाजवे को क्यों निकाल रहे हैं? सलीम बाजवे से आप 25 अरब रुपया ले लें, कम से कम 14 रुपये मज़ीद यूनिट कम हो जाए बिजली के पंजाब के लोगों के लिए, तो मुझे तो अच्छा लगेगा। तो ये तो आप लोगों की गवर्नमेंट है, ये तो फौरन ये काम होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और सारी रिकवरी होनी चाहिए। आप ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं। ये ऐसे लोगों की फाइलें बंद नहीं होनी चाहिए, वो हमारे दौर की हों या किसी और दौर की हों।
ये फाइलें उस वक्त तक बंद नहीं होनी चाहिए जब तक इनकी रिकवरी नहीं होती, रिकवरी ना हो जाए, एहतसाब ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां लतीफ़ साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। क्या सारे पाकिस्तानी दहशत गर्दी के खिलाफ एक हैं? मेरा ख्याल है एक हैं। क्या हम सब दहशत गर्दों को मुल्क से निकालना चाहते हैं? मेरा ख्याल इस पर भी अलग नहीं। जी हाँ, बिल्कुल निकालना चाहते हैं। क्या दहशत गर्दों के हाथों पाकिस्तानियों का बहने वाला खून का रंग मुख्तलिफ है? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं। तो फिर इनके खिलाफ लड़ने पर इख्तलाफ क्यों? वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर को अपनी फोर्सेस की ताकत पर यकीन नहीं या हुकूमत की काबिलियत पर कोई शक है जो वो खुद दहशत गर्दी के खात्मे के लिए निकलना चाहते हैं? पाकिस्तानी सिक्योरिटी की तारीख बताती है कि दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पर पूरी कौम के साथ वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपनी फ़ौज के साथ खड़ी रही हैं। अलमिया तो ये है कि मुल्क में जारी बदतरीन सियासी मुखालिफत में भी ये इशू सर उठा रहा है कि दहशत गर्दों के साथ किसने निमटना है। TTP को रोकने के लिए अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात किसने करने हैं, सूबे ने या विफाक ने? वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर का ये मानना है कि विफाक की पॉलिसी की वजह से उनके लोग मर रहे हैं। क्या कहते हैं, ज़रा सुनिए। अब मैं ऐलान करता हूं यहां पर, आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। जिस पॉलिसी की वजह से तुम्हें परवाह नहीं और मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, मैं वज़ीर सूबा बात करूंगा। मैं बता रहा हूं कि मैं वज़ीर सूबा वफद भेज के मुलाकात करूंगा, उनके साथ बैठ के बात करूंगा और वो बात करके इंशाल्लाह मसला मैं हल करूंगा। वज़ीर आला KP का ये ऐलान सामने आने की देर थी कि जैसे सियासी बयानात ने दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ने पर एक वाज़ेह तफरीक पैदा कर दी। जैसे लगने लगा कि अब हम एक नहीं रहे। अगरचे हुक्मरान इत्तेहाद माजी में KP हुकूमत को ताने देते रहे हैं कि सूबे में सिक्योरिटी के मामला ठीक नहीं और वज़ीर आला KP को सूबे में होने वाली दहशत गर्दी पर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन अब हुकूमत इसे वफाकी सब्जेक्ट मान रही है। क्या कह रही है हुकूमत इस हवाले से, ज़रा देखिए। आज CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। मैं ये तंबीह करता हूँ गंडापुर साहब से कि वो बेशक अपना गंडासा इस्तेमाल करें हर मामले में, लेकिन पाकिस्तान की सलामती के हवाले से, खारजा अमूर के हवाले से अगर इस तरह हुआ तो फिर तो अमेरिका की 50 रियासतें कहेंगी जी कि हम अपनी अपनी खारजा पॉलिसी बनाएंगे। अमेरिका इजाजत देगा उसकी? 28 रियासतें हैं हमारे पड़ोसी इंडिया की, 28 वहाँ खारजा पॉलिसियां बन सकती हैं? कौन सी रवायतें आप डाल रहे हैं? इस मुल्क को कहाँ ले जाना चाहते हैं आप? हर चीज़ की कोई हद होनी चाहिए। नाजरीन, इस हकीकत से भी नज़र नहीं चुराई जा सकती कि मुल्क में दहशत गर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला सूबा KP ही है। लेकिन क्या रियासत उनके खून को सस्ता समझती है? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं। तो फिर ये इख्तलाफ कैसा और क्यों? हुकूमत पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान से निमटने के लिए पहले भी कई बार अफगानिस्तान से मुज़ाकरात कर चुकी है। वो नाकाम हुए या कामयाब, ये एक अलग बहस है, मगर अब बहस कारकर्दगी की छिड़ गई है। वज़ीर आला के बयान के पीछे वफाकी हुकूमत की महज सियासी मुखालिफत है या वाकई काबिलियत और अहलियत का फुकदान है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशत गर्दों की जड़ें पाक अफगान बॉर्डर पर कबायली इलाकों यानी कुनर, नूरिस्तान, पख्तिका और पख्तिया में आज भी मौजूद हैं। आज भी वहाँ ये लोग मौजूद हैं जहाँ से वो पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं और वापस चले जाते हैं। उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को यकीनन अफगान हुकूमत की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए माजी में KPK से कबायली जरगे अमायदीन अफगान तालिबान से मुज़ाकरात करते रहे हैं, लेकिन वो फेडरेशन के हुक्म और एक स्ट्रैटेजी पॉलिसी के तहत अफगानिस्तान जाते रहे हैं। अब अगर वज़ीर आला KP के कोई वफ्द या हुकूमती रहनुमा को ऐसे किसी मुज़ाकरात के लिए भेजते हैं तो ज़ाहिर है वो एक नई मिसाल कायम करने वाली बात होगी। अली अमीन गंडापुर का ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब इमरान खान ये ऐलान कर चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ अब किसी किस्म के डायलॉग नहीं होंगे, बात नहीं होगी, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। उन्होंने ये शिकवा किया कि पहले इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करने की दरख्वास्त दी गई, फिर 8 सितंबर के लिए NOC दिया गया, मगर तारीख देकर हमें धोखा दिया गया। नाजरीन, पाकिस्तान में दहशतगर्दी उमूमन सिक्योरिटी फोर्सेस का सब्जेक्ट समझा जाता है और इनके साथ मुज़ाकरात के लिए खान साहब पहले दरवाजे बंद कर चुके हैं। सवाल यह है कि ऐसे में अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से डायरेक्ट मुज़ाकरात का बयान, क्या इससे तनाज़ा मज़ीद जो है वो बढ़ सकता है? फिर उनकी अफगान काउंसिल जनरल से मुलाकात, तो इस हवाले से ये कितनी अहम है?
मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ऑन अब्बास बप्पी साहब, सेनेटर हैं, पीटीआई के रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑन अब्बास बप्पी साहब, आप गंडापुर साहब ने तो बयान दे दिया अफगानिस्तान से बात करने का, लेकिन हैरानगी उस वक्त हुई जब इमरान खान साहब ने, बानी पीटीआई ने उनकी तायद की। तो ये तो बड़ी एक अजीब सी अलग सी मिसाल कायम आप लोग करना चाहते हैं ये कि सूबे जो हैं वो अपने तय जाके दूसरे मुमालिक से जो हैं वो इस तरीके से बात करें। ये गुस्से में बयान दिया था, जोश खिताबत था, या वाकई अब आप लोग ये करना चाहते हैं? बीबी याद रखिए, दुनिया में जो बेहतरीन जंगें जीती गई हैं वो शायद बैटलफील्ड्स पे नहीं, बार्गेनिंग टेबल्स पे जीती गई, नेगोशिएशन से, मुज़ाकरात से, सामने आमने बैठ के बात की गई। और जिस किस्म का कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान के साथ है, शायद दुनिया में इस तरह के बॉर्डर नहीं मिलते। ईरान के साथ भी उसी तरह कॉम्प्लिकेटेड है, पर अफगानिस्तान ड्यू टू द सिचुएशन ज़्यादा खतरनाक है। और पिछले कई प्रॉब्लम 60-70-80 साल से जिस तरीके से हमने इस बॉर्डर को गवर्न किया है वो बड़ा टेक्निकल तरीका था, जिसमें यकीनन आपने वहाँ पे जो बॉर्डर बैठे हमारे जो पश्तून हैं और यकीनन बॉर्डर के उस साइड पे थे, वो आपस में रिश्तेदार भी थे, वो एक ज़बान बोलते हैं, वो एक कल्चर शेयर करते हैं। हमने वहाँ पे जगह का इस्तेमाल किया, वहाँ पे जो मशर है उनका इस्तेमाल किया, वो आपस में बातचीत करते थे, आपके बॉर्डर्स बहुत ज्यादा बेहतरीन सेफ रह गए। जब आपने उसको रूल जो एंगेजमेंट थी वो खत्म कर दी दोनों साइड के ऊपर, अल्टीमेटली वहां एक स्पेस क्रिएट हुई जिसको तालिबान ने टेक ओवर कर दिया। इस वक्त हालात ये हैं कि सवात से लेके नौकर जो आपका आखिर में जो आपके वजीरिस्तान के कबाइल है वहां तक ये जो पूरी पट्टी है ये सारी अनसेफ हो चुकी है। बहुत बड़ा ऐसा जगह भी है जहां पे पाकिस्तान के अंदर तालिबान के बहुत से लोग इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, और उसकी मिसाल आपको 2-3 ऐसे मिल सकती हैं। तो जो बन्नू का वाक़या है उसमें कहीं ना कहीं ये चीज पाई जा रही है कि वहां पे वो लोग इन्वॉल्व थे जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट थे। चले बन्नू को छोड़ देते हैं। इस वक्त केपीके की जो साउथ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और स्टार्टिंग फ्रॉम कोहाट से डाउनवर्ड्स टुवर्ड करक, बन्नू और नीचे की तरफ डेरा इस्माइल खान तक, ये जो पूरी पट्टी है वहां पे यकीन करें अमन आमा का इशू, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है कि पुलिस वाले दिन दिहाड़े वहां पे शहीद कर दिए जाते हैं, पुलिस वाले के भाई शहीद कर दिए जाते हैं। इस बात की आपकी किसी बात से कोई इनकार नहीं है, लेकिन बात आपको समझाने के लिए जी मुझे समझ आ रही है आपकी बात, लेकिन सवाल ये है कि इस सब के बावजूद क्या सूबे ये मामला खुद हल करेंगे? अब लेट मी फिनिश, आपको पूरा पॉइंट समझ लें, जस्ट गिव मी 2 minutes इफ यू अलाउ मी प्लीज। तो हुआ ये कि आज से तकरीबन 4 दिन पहले लकी मरवत में पूरी जो पुलिस फोर्स है उसने एहतजाज शुरू कर दिया, वो स्ट्राइक पे चले गए। पाकिस्तान में आज तक पुलिस फोर्स स्ट्राइक पे नहीं गई, उन्होंने अपना कैंप लगाया, कैंप में सैकड़ों की पुलिस अफसरान बैठ गए, डीपीओ गया, आरपीओ गया, डीसी गया, कमिश्नर गया, उन्होंने जाके मैंने तल्ला किया कि अपनी कॉल ऑफ करे स्ट्राइक। उन्होंने कहा जी नहीं, हम बहुत सारे लोग अपने शहीद करा चुके, हम अपने भाई शहीद करा चुके, जब तक पाकिस्तान इस लकी मरवत, उन्होंने कहा जी लकी मरवत में से यहाँ से आप फोर्सेस को बाहर नहीं भेजते, आप ये जो तालिब जाने, ये जंगजू जाने, ये दहशतगर्द जाने और हमारा जिरगा और हमारे मैशर जाने, हम इसको कंट्रोल करेंगे। अदरवाइज अगर आपने ये एंगेज किया तो हमारे पुलिस वाले डेली बेसिस पर शहीद होंगे। अब इशू ये है कि अगर आप लोगों को एंगेज नहीं करेंगे तो इश्यूज बढ़ते जाएंगे। अब अली आमीन गंडापुर ने क्या कहा, उसने कहा कि हमारा जो इस्लामाबाद में बैठा जो वजारत खारजा है यानी कि फॉरेन ऑफिस है, उसकी कोई पॉलिसी नहीं है। आप बता दें पिछले 8 महीने में अफगानिस्तान के हवाले से एक फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट जो वजारत खारजा ने इशू की हो, फॉरेन मिनिस्टर ने एक विजिट अफगानिस्तान का किया, तो इसके लिए यही तो बात है, असेंबली का फोरम है, आप वहां बैठ बात करें, फॉरेन मिनिस्टर से बात करें। वैसे शाजी भी असेंबली का फोरम हमने देख लिया, 10 सितंबर को जो असेंबली का फोरम है उसकी औकात भी देख ली और उसके हालात भी देख लिए। जहां पे वहां पे एमएनएस की हिफाजत नहीं हो सकती, वहां पे अफगानिस्तान का इशू रिजॉल्व नहीं होगा। सो उसने अपने अली अमीन गंडापुर ने अपने लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए उनकी इश्यूज के बाद उसने कहा जी मैं जाके बात करता हूँ। अल्टीमेटली अप्रूव किसने करना है? फॉरेन ऑफिस ने करना है, अप्रूव फेडरल गवर्नमेंट ने करना है, अप्रूव आपकी फोर्सेज और आपकी फौज ने करना है। जब वो कहते हैं तुम अपनी पॉलिसी रखो अपने पास, जो आर्गुमेंट जब वो इस तरीके से बात करेंगे अपनी पॉलिसी रखो अपने पास, तो वो क्या बात करेंगे उनसे? इसका मतलब ये है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट खुद भी नहीं बात करना चाह रही, फेडरल गवर्नमेंट की अपनी अफगानिस्तान पे कोई पॉलिसी नहीं है, और अगर सीएम केपी या केपी गवर्नमेंट अपने तई कोई निगोशिएशन से मुज़ाकरात के ऊपर कोई पॉइंट्स लेके आती है, कोई टीओआरस लेके आती है और फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यार आप ये चीजें मांग रहे हैं, ये चीजें आप ऑफिस को लूप में लिए बगैर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है?
मसला लूप का ये है कि 8 महीने से बेचारा लूप में ले रहा है। इस वक्त लूप उसके गिर्द हो गई है, मतलब उसका पूरा जो केपीके के सूबे के जो लोग हैं वो अलीमीन के सर के ऊपर है। तुम हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हो, हमने वोट इमरान खान को दिए, हमने वोट अलीमीन गंडापुर को दिए, हमारे इश्यूज तुमने रिजॉल्व करने। फॉरेन ऑफिस तो इस वक्त यकीन करें, आपने कश्मीर पे कोई स्टेटमेंट देखी है? आपने इजराइल और पैलेस्टाइन पे कोई स्टेटमेंट देखी है? आपने अफगानिस्तान या ईरान के बॉर्डर के वाले से कोई स्टेट? फॉरेन ऑफिस डज नॉट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। देयर इज नो फॉरेन मिनिस्टर इन पाकिस्तान। या कुछ भी नहीं हो रहा। ये मामला तो एस्टेब्लिशमेंट फौज से भी डिस्कस करने वाले हैं, जाहिर है उनसे बेहतर तो उनकी जो कुर्बानियां हैं वो सबके सामने हैं, ठीक है। अब उनके साथ भी आप लोग बैठकर बात नहीं करना चाहते हैं, इस इशू को आप उनके साथ बैठकर भी बात कर सकते हैं। ये गलत पिक्चर जी, ये गलत पिक्चर, ऐसा नहीं। अगर वहां पे सिविलियन सेटअप से बात करता है, अली अमीन एज ए सीएमकेपी के अफगानिस्तान से जाके बात करता है, तो यकीनन जो स्टेप्स होंगे, जो चीजें वहां से आएंगी वो जाएंगी। अफगान काउंसिल जनरल से मुलाकात कर तो ली उन्होंने, आज वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देखे, वो पहला स्टेप तो ले लिया उन्होंने। क्या किस लूप में लिया उन्होंने लिया फेडरल इस्लामाबाद को लूप में लिया? अगर तो लूप में पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जब कभी आपने यहाँ पे लूप में लिया तो एक क्लर्क का ट्रांसफर नहीं हो सका। पाकिस्तान में यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। इतना बड़ा रेड टेपिज्म, मुल्क का पूरा नाम ही रेड टेपिज्म रख दिया जाए, तो वहां पे अगर एक शख्स फॉरवर्ड स्टॉप एक लेना चाह रहा है, एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देने को तैयार है, और अल्टीमेटली ये ऐसा नहीं है कि जो सोल्यूशन वो लेके आएगा वो फेडरल गवर्नमेंट ने मान लेना है, वो फौज ने मान लेना, ऐसा नहीं है। लेकिन कम से कम हमारे लोगों को तो पता चलेगा कि असल वहां पे इशू क्या है, वो लोग चाहते क्या है, तालिबान की डिमांड्स क्या है। आपकी बातों से भी लग रहा है कि पूरी पार्टी यकसू है, पूरी पार्टी अली अमीन गंडापुर के इस बयान के पीछे खड़ी, और स्पेशली खान साहब की इमरान खान की तायद के बाद। जी तो खड़ी है इसमें। खान साहब की आज की स्टेटमेंट इज वेरी वैलिड। उन्होंने कहा जी अली अमीन अगर इस पे मूव करना चाहे और वहां जाके कोई ऐसी चीजें लेके आ सकता है, ऐसे कुछ स्टेप्स कर सकता है जिसमें केपीके के सूबे और वहां के रहने वाले अवाम के लिए कोई बेहतरी है, तो मैं उसको एंडोर्स करूंगा। सो मेरे ख्याल में इस पे फेडरल गवर्नमेंट को इतना अपीज नहीं होना चाहिए। अगर आप इस काबिल नहीं है, आप इस अहल नहीं है कि आप उन लोगों के लिए कोई अमन की बात कर सके, कोई चीजें ला सके, तो अगर एक शख्स आपके लिए मेहनत करने को तैयार है, अल्टीमेटली अप्रूव तो फेडरल गवर्नमेंट ने करना है। यकीनन बॉर्डर के ऊपर जो फोर्सेस हैं उनके इंटरेस्ट है, फौज ने अप्रूव करना है। लेकिन अगर कोई आपके लिए 2-4 गुजारिशात ले आता है, यार कम से कम उसको दिल से लगा लीजिए। वो इतना बड़ा स्टेप इस मुल्क के लिए, उस सूबे की आवाम के लिए करना चाह रहा है। वो बॉर्डर कोई सिर्फ केपी का नहीं, वो पाकिस्तान का बॉर्डर है। सो अल्टीमेटली अल्लाह माफ करे अगर वहां पे हमारे जो जवान शहीद हो रहे हैं तो वो पाकिस्तान के। सो अगर उसके लिए कोई पॉजिटिव वो स्टेप करना चाह रहा है, उसको अप्रिशिएट कीजिए, एनकरेज कीजिए। यू माइट गेट अ सॉल्यूशन टू दिस होल प्रॉब्लम। जी बपी साहब, पीर वाली 9 सितंबर की रात जो कुछ पार्लियामेंटेरियंस के साथ हुआ, अब पार्लियामेंट को सब जेल जो करार दिया गया है, रूल्स के मुताबिक तो उस अहाते से, पार्लियामेंट के अहाते से स्पीकर की मर्ज़ी के बगैर तो कोई गिरफ्तारी, कोई ऐसा स्टेप हो नहीं सकता। तो स्पीकर साहब का इस पर परेशानी का इजहार करना, फिर कमेटी बनाना, फिर प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करना, ये कोई आप लोगों के साथ आपको क्या लग रहा है, कोई डबल गेम हो रही है? ये हो क्या रहा है? पार्लियामेंट के आते से आप लोगों को पकड़ा जाना, कौन लोग थे? मसा के पहले वो मारते हैं और फिर उसके बाद रोने भी नहीं देते और फिर कहते हैं नहीं नहीं चुप करो यार, ये कि हमने नहीं मारा, वो तो किसी और मार के चला गया। मैंने उस दिन एक्सप्लेन किया था एक और टॉक शो में, फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो ऑपरेशन उस रात को हुआ था, अगर इसकी टोटल मुवाजना अगर आप उसामा बिन लादेन के ऑपरेशन से करें तो किसी तौर पर कम नहीं। फर्क सिर्फ ये था कि वहां पे जो फोर्सेस थी वो अमेरिकन थी, यहाँ पे जो थे ये पाकिस्तानी लोग थे। लेकिन रात को 2:30 बजे के करीब जब ये सारा कुछ हो रहा था, आप सबने देखा 2:30 बजे पूरी लाइट काट दी गई, अंधेरा गुप कर दिया गया, और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने नकाब पहने हुए थे, उन्होंने नाइट विजन गॉगल्स भी प्रॉपर लेके आए, तो उन्होंने कमरों की जो चेकिंग कर रहे थे वो ऐसे कर रहे थे, उसामा बिन लादेन के लिए कमरे चेक कर रहे थे। कमरा नंबर 1 क्लियर, कमरा 2 क्लियर, मस्जिद नहीं, यहाँ पे जैन कुरैशी, यहाँ आमिर डोगर, यहाँ वकास अकरम, यहाँ शाहिद खटक, यहाँ अवैध झक्कड़, तो ऐसे जैसे पूरा ऑपरेशन चल रहा था। और फिर उनको गर्दनों से पकड़ के, उनको घसीट के बाहर आके पुलिस के हवाले कर दिया। अच्छी बात है तुम्हारे दहशतगर्द लोग इसे कंडेम कर रहे हैं। मजे की बात है, कंडेम उस दिन करना चाहिए था। मजा आता अगर स्पीकर उसे अगले दिन आके यहाँ पे बुलाता आईजी इस्लामाबाद को और उसे पूछता कि किसने किया, और आईजी इस्लामाबाद कहते कि हमने नहीं किया। वो लोग बताते कि वो कौन थे जिन्होंने उनके आके पुलिस के हवाले किया था। देखिए उस दिन जो पार्लियामान में हुआ, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, और पाकिस्तान के फ्यूचर में जब तक इस मुल्क जिंदा इंशाल्लाह ये पार्लियामान ऐसे रहेगी, ये लोगों को हॉट करता रहेगा। हर वो शख्स जो ऑपोजिशन में बैठा है, जब कभी जलसा करके आएगा और जलसे का टाइम
7 बजे वो खत्म करने के बजाय 7:30 करेगा, अगले दिन पार्लियामान में बैठ के उसको सोच समझ के आना चाहिए, अपने घर बच्चों को बता के आना चाहिए कि आज की रात किसी टाइम पे भी कोई भी आके उसको यहाँ कॉलर से पकड़ के घसीटते हुए लेके जाएगा। हाउ डेयर तुमने आधे घंटे यहाँ पे जलसा कैसे लंबा किया, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम जलसा इस मुल्क में रहते हो आधा घंटा लंबा कैसे कर सकते हो? तुम्हें मैं तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। ये उस दिन सबक दिया गया है उन लोगों को जो रिप्रेजेंट करते हैं। सेनेटर अब्बास बप्पी साहब पीटीआई के रहनुमा मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को 65 साल की उम्र से 68 साल करना क्या हुकूमत वक्त के लिए इतना आसान होगा? क्या मौजूदा चीफ जस्टिस ही आइंदा 3 साल के लिए चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठेंगे? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात आइंदा मुल्क में हुक्मरानी की राहों की तयन करेंगे। सियासी पोलराइजेशन कम होगी, बढ़ेगी, क्या होगा, इससे शायद किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। हुकूमती ऐवानों से तो ये खबरें आ रही हैं कि 2/3 अक्सरियत पूरी करके आइनी तरमीम लाई जा सकती है। मुमकिन आइनी तरमीम को लेकर हुकूमत ने कई यू टर्न्स लिए, बड़ी बार तरदीद भी की, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि किसी भी वक्त बिल्ली थैले से बाहर आ सकती है। खबरें हैं कि बाकी सब तैयार है, बस हुकूमत झटपट इस मामले को निपटाना चाहती है। मगर कौमी असम्बली और सेनेट में नंबर गेम हुकूमत के लिए चैलेंज भी बना हुआ है, क्योंकि किसी भी आइनी तरमीम के लिए सेनेट और कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत वोट लेना ज़रूरी है। 2/3 मेजॉरिटी के लिए कौमी असम्बली में 224 यानी, जबकि सेनेट में 63 वोट चाहिए, जो बज़ाहिर अभी हुक्मरान इत्तेहाद के पास नहीं है। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद को 211 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि अपोजिशन बेंचों पर 101 अरकान मौजूद हैं, जिनमें 8 सीटें JUI फे के पास हैं। यानी यहाँ हुकूमत 2/3 अक्सरियत से 13 वोट दूर है। मौजूदा सूरत हाल में ऐसा मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर मौलाना फजलुर रहमान अपना वज़न हुकूमती पलड़े में डाल देते हैं तो ये फासला कम होकर 5 वोट रह जाएगा। और PTI वाले तो कह रहे हैं कि अगर ये पूरा करने चाहें तो किसी के बेटे को उठाएंगे, किसी की बीवी को उठाएंगे, किसी की बेटी को उठाएंगे, तो इनकी तो 2/3 अक्सरियत पूरी हो जाएगी। ये PTI वाले कह रहे हैं। सियासी मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि 5 वोट पूरे करने के लिए PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो रेडार पर आ सकते हैं, जिनकी पार्टी का वाबस्तगी का फ़ैसला होना बाकी है। इसी तरह सेनेट में हुकूमत को 63 वोट चाहिए, मगर इसके पास सिर्फ 54 अरकान मौजूद हैं, यानी हुकूमत को 9 वोटों का शॉर्टफॉल है। सेनेट में भी मौलाना फजलुर रहमान की जो है ना वो की प्लेयर हैं, JUI के पास 5 वोट हैं। अब समझ में आता है कि मौलाना साहब की अहमियत क्या है। और पिछले 2 हफ्ते जो हमने आनियाँ जानियाँ देखी, कभी जरदारी साहब जा रहे हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं उनको मनाने के लिए, लेकिन मौलाना कल ये भी कहना, कल भी उन्होंने कहा हम अपोजिशन में हैं, हम अपोजिशन में रहेंगे। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। दुरानी साहब, इस वक्त मुल्क में इतने ज़्यादा मसाइल हैं, हर जगह एक तो महंगाई का मसला है, दूसरी तरफ आप देखें कि पार्लियामेंटेरियंस के साथ क्या हो रहा है, सियासी पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। नौबत यहाँ पे आ गई है कि पार्लियामेंट के अंदर से पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार किया जा रहा है और पार्लियामेंट को सब जेल करार दिया जा रहा है। लेकिन लगता ये है कि हुकूमत के लिए इस वक्त एक ही काम है, एक ही प्रायोरिटी है कि किसी तरीके से 2/3 पूरा करके जुडिशल पैकेज को लाया जाए। अब वो एक्सटेंशन का वर्ड भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि हम इस्लाहात कर रहे हैं। तो ये हुकूमत आपको लगता है अपने इस मिशन में कामयाब हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम हुकूमत के इस मिशन में कामयाब होने के रास्ते में कितनी रुकावटें हैं। पहली रुकावट तो ये है कि ये असम्बली ख़ुद जो है ये कंट्रोवर्शियल असम्बली है। दूसरी बात यह है कि ये असम्बली और पार्लियामेंट ख़ुद जो है वो नामुकम्मल है। तीसरी बात यह है कि इसके क़याम में आने का जो प्रोसेस था वो ख़ुद कोर्ट के अंदर चैलेंज हो के कंट्रोवर्शियल हो चुका है। और इन सब चीज़ों के बावजूद आवाम किसी भी सूरत में इनके साथ नहीं है। और मोर ओवर असम्बली में अक्सरियत ना होने के बावजूद इस चीज़ का इसरार कि हम ये सब कुछ कर लेंगे।
मतलब मैंने तो कल भी कहा था, आज भी कहूँगा कि इसके लिए किसी वज़ीर आज़म या किसी पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए तो किसी जादूगर की ज़रूरत है जो आए, वो सामरिक जादूगर के बारे में कहते हैं कि वो यूँ रस्सियाँ फेंकी और वो सारे जो है वो सांप बन गए। मतलब ये है कि वो जो कुछ हुकूमत करना चाह रही है वो किसी डेमोक्रेटिक या पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए तो गालबन नहीं कर सकती। ये करने के लिए उन्हें कोई ड्रामा ही करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि आवाम मैंने का सही वक्त कहा था, वेस्ट जो कर रहे पीटीआई के लोग कह रहे हैं किसी के उठा लिया जाएगा, किसी की बेटी को, किसी की बीवी को, कर आगे तो पूरा कर लेंगे। वो देखा आपने इससे पहले इससे भी अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी। मतलब ये तो वो बिल्ली है जिसको ये थैले से बाहर लाना चाह रहे हैं। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो नहीं है। मैं आपको एक बात की गारंटी कर सकता हूँ कि अगर ये इस किस्म की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर भी लेते हैं तो इसके बाद इनकी अपनी तबई उम्र जो है वो मज़ीद कम हो जाएगी। कैसे? इनकी माशरे के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर इज़्ज़त मज़ीद कम हो जाएगी। और इस लिहाज से आपको लगता है कि इज्जत का फिक्र होता, दुनिया का फिक्र होता, इन सब बातों का अदराक होता तो ये सारी मूव कर रहे होते हैं। यहाँ इखलाकियात, इज्जत, आपको लगता है हमारी सियासत में ये सब कुछ मैटर करता है? मैटर इसलिए करता है कि इन्हें कितने वोट मिले हैं। अब अगर पतन की रिपोर्ट आ गई है तो फिर इस तरह की रिपोर्टें जो है वो हर जगह से आएंगी और आखिरी रिपोर्ट वही होगी जो फॉर्म 45 की भी नहीं होगी, बल्कि आखिरी रिपोर्ट वो होगी जिसके अंदर ये असेंबली ही नहीं चल सकेगी। और ये जो जितने इक़दामात इस वक्त हुकूमत की तरफ से उठाए जा रहे हैं, ये इक़दामात सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का कर रहे हैं तो वो हुकूमत का कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी का कर रहे हैं तो उस पार्टी का कर रहे हैं जो अपरेंटली जेलों में डाला हुआ है। और अगर ये नुकसान हकीकत में जो हो रहा है वो मुल्क का और मुल्क के अवाम का हो रहा है, ये नुकसान कब तक मुल्क के अवाम और मुल्क के इदारे और मुल्क के जो बसने वाले हैं वो कब तक बर्दाश्त करेंगे, इन्हें ये पता नहीं है। ये समझते हैं कि हर दफ़ा भागा जा सकता है। मुझे लगता है कि अब भागने वाला सीन खत्म हो जाएगा। मुझे एक बात बताएं, आईनी पैकेज इस हुकूमत की मुद्दत पूरी करने की गारंटी है क्या अगर आ जाता है? आईनी पैकेज जो है, आईनी पैकेज अगर आ गया तो इस हुकूमत के फ़ौरन खात्मे का ऐलान होगा। वो पैकेज अगर उसको पास कराने की कोशिश की तो इनके पास आउट का प्लान होगा। वो मतलब ये है कि इस किस्म के पैकेज को लाना ये इनके लिए बिल्कुल एक, वो कहते हैं किस ऑफ डेथ होगी अपने लिए, खुद अपनी हुकूमत के लिए और अपने। और आपने ये ठीक कहा कि इन्हें इस चीज़ की परवाह नहीं है। इन्हें तो 8 तारीख को भी किसी की परवाह नहीं थी। इनका ख्याल था कि इंतखाबी निशान छुपा दिया, कैंडिडेट छुपा दिए, बंदों को भगा दिया। क्या रिजल्ट निकला? इसी तरह से आज भी ये वही गलती कर रहे हैं जो इन्होंने 8 फरवरी को की थी। उसके बाद फिर फॉर्म 47 लाना पड़ गया उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए। लेकिन अब जो है अगर ये गलती इन्होंने की तो उसके बाद कोई फॉर्म 47 भी नहीं आएगा, बल्कि इनके लिए वो सब कुछ आएगा जो मुल्क के और इनके और जमहूरियत के फ़ायदे में नहीं होगा। मौलाना साहब की अहमियत इस वक्त उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन मौलाना सही मानों में जमहूरी अगर उनको देखें, उनका रवैया जमहूरी लग रहा है। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम कल ऑपोजिशन में थे, आज भी ऑपोजिशन में किसी ऐसी आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो तो खड़े होकर पीपल्स पार्टी को ताना दे रहे थे कि कल तक तो आप इसके खिलाफ थे, जब पीटीआई ये करना चाहती थी, तो आज आप कैसे इसको आज वोट कर सकते हैं? तो जब पिछले 2 हफ्ते से आनियां जानियां लगी हुई थी मौलाना को मनाने के लिए, वो लगता है कि वो फायदा कोई नहीं हुआ उसका। देखिए अभी भी वो उन्हीं के पास बैठे होंगे मेरा ख्याल है, हुकूमत वाले, अगर आप चेक करें तो। बात इस वक्त ये है कि मैं खुद मौलाना से मिल के आया हूँ 2 रोज़ पहले। 1.5 घंटा तक मुसलसल हर इशू पे उनसे मेरी डिस्कशन हुई है। उनका बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। वो ये कहते हैं कि इस वक्त मैंने सियासत करनी है पाकिस्तान में, और मैं अब ये चाहता हूँ कि वो सियासत हो, मुझे उतना हिस्सा चाहिए जितना मुझे आवाम दे, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए।
और इस वक्त जो सूरत हाल है उसके अंदर अगर मैं हुकूमत की तरफ जाता हूँ तो मैं तो अवाम के गज़ब का निशाना बन जाऊंगा। मैं तो, और जब बल्कि इससे पहले जब लास्ट टाइम आखिरी दफ़ा जब हम तमाम अपोजिशन की पार्टियों का एक कट कर रहे थे तो उस वक्त मौलाना ने फरमाया था कि भाई इस वक्त तो हमारे लिए, सियासी लोगों के लिए इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि हुकूमत से बाहर जितनी पार्टियां हैं वो इकट्ठी हो जाएं, चूँकि अवाम ये चाहते हैं। और जिस किसी ने इस एकता को तोड़ा, अवाम की नज़रों में वो स्याह हो जाएगा। पीटीआई के साथ इकट्ठा क्यों नहीं होते? आप तो अपनी अलग तहरीक चलाना चाहते हैं, पीटीआई के साथ इकट्ठा होने में क्या रुकावट है मौलाना को? देखें, इसके लिए एक तारीख होती है हर चीज़ की ना, और ये सारे स्टेप्स जो होते हैं ये ग्रेजुअली होते हैं। अभी तो और बहुत सी पार्टियां हैं और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अभी जो है इस एकता का हिस्सा नहीं है, वो सब जो हैं वो आवाम की ख्वाहिश पे और आवाम की चाहत पे वो सब ना सिर्फ इकट्ठे बैठेंगे बल्कि वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए इकट्ठे चलने का फ़ैसला भी करेंगे। लेकिन इलेक्टोरल अलाइंसेस का जो माजी है उसके बारे में जो लोगों के रिजर्वेशंस हैं, बाहमी तौर पे एक ट्रस्ट डेफिसिट्स जो हैं वो एक दिन में, देखें अब जो कुछ हो रहा है 8 फरवरी के बाद जो कुछ हो रहा है वो ऑर्गेनिक हो रहा है। और इस वक्त जो है वो तमाम कुव्वतें जो कभी सियासत के अंदर इन्वॉल्व हुआ करती थी उन्होंने अपने आप को डिसंगेज कर लिया है। इस वक्त जो हमाकतें हुकूमत की तरफ से हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं कि वो खुद कर रहे हैं और वो जाहिर कर रहे हैं इस वक्त कि वो जमहूरियत को अपने हाथों से खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। हकीकत में वो जमहूरियत को नहीं नुकसान पहुंचा रहे, अपनी मुस्तकबिल की सियासत को तबाह कर लिया है। तो फिर आप इस हुकूमत को बाइख्तियार हुकूमत कह सकते हैं? मैं तो तभी तो ये हुकूमत बाख्तियार होगी जब, देखें कल ये एक साहब ने कहा जी हाइब्रिड सिस्टम, मैंने कहा हाइब्रिड सिस्टम उस वक्त चल सकता है जब दोनों पार्टियां इकट्ठे चलने पे तैयार हो। ताली दो हाथों से बजती है। हाइब्रिड सिस्टम में बैटरी और इंजन इकट्ठे चलने का फैसला करते हैं। अगर एक पार्टी ये फैसला कर ले कि मैंने अपनी आईनी हदूद में रहना है, और जो मैं इस चीज़ का उस पे हूँ, एविडेंस पे हूँ कि जी 1 पेज का कॉन्सेप्ट जो है वो हुकूमत और फौज का नहीं हो सकता। हुकूमत और फौज एक होते हैं, लेकिन हुकूमती पार्टी और फौज एक नहीं हो सकते। हुकूमती सियासत और मुल्क के इदारे एक नहीं हो सकते। उनको आप जी हम अदलिया हमारे साथ 1 पेज पे भी नहीं हो सकती। उसने अपने असूल के कानून के मुताबिक फैसले करने। लिहाजा अब सियासतदानों को अपनी सियासत पे आना पड़ेगा, अपनी सियासत को खुद करना पड़ेगा। और जब ये खुद सियासत करने पे आए हैं तो क्या कर रहे हैं आप देख लें। पार्लियामेंट में हाउस में इन्होंने क्या अपनी रूह से आई निकाली है इस सारे काम को करने के बाद। सही, बहुत शुक्रिया। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूं कि ये जितनी इस वक्त की इक़दामात हैं ये हुकूमत का अपने खिलाफ है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी साहब। मेरे नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।